नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिब चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो विशेष टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका प्राय सभी मित्रों को, सभी छात्रों को, सभी प्रतियोगियों को एक भय रहता है कि नहीं, ये तो मेरे समझ में नहीं आएगी, ये तो हार्ड है, कठिन है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा टॉपिक आज का जो अपना है वो संधि है। मित्रों, संधि से दूर भागने की कोशिश करते हैं और जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं ये उतनी ही ज्यादा कठिन होती जाती है। तो ध्यान दें, बहुत ही सरल टॉपिक है संधि का। अगर समझ में नहीं आए तो फिर मेरे को बताना, पूरी की पूरी जो संधि है मैं आपको समझाऊंगा। एक बार जितनी भी क्लास से संधि से संबंधित हो उन सभी क्लासों को देखना, और उसके बाद में यदि आपके समझ में नहीं आए संधि टॉपिक और आपको लगे कि हाँ संधि तो कठिन है, मेरे को तो सरल नहीं लगी, आपने तो पढ़ा दिया, फिर मेरे को बताना। तो देखो, आज शुरू करते हैं अपन संधि। देखो मित्रों, संधि जो शब्द है ये सम प्लस धी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सम प्लस धी से। सम प्लस धी अर्थात धी का अर्थ यहां क्या लिया गया? मेल। सम यानी सम्मान, यानी वर्णों का इसमें क्या होता है? मेल होता है। सम्यक रूप से जहां वर्णों का मेल होता है वही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। सम्यक रूप से वर्णों का मेल, उसे ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब मित्रों, आप संधि की जो परिभाषा है वो परिभाषा आप याद करते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि ये परिभाषा गलत है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि नहीं कहेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। भाई, संधि का अर्थ देखें तो अर्थ क्या हो रहा है? समझौता। अगर अपन अर्थ देखें तो अर्थ क्या है संधि का? समझौता होता है। अब समझौता किस प्रकार से होता है? भाई, पहले राजा महाराजा थे, राजा महाराजाओं में भी संधि होती थी, दो पक्ष होते थे, दोनों पक्षों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाता था। अब जब दोनों पक्षों में समन्वय स्थापित किया जाता था उनमें क्या हो जाती थी? संधि। उनमें क्या हो जाता था? समझौता हो जाता था। यही यहां अपने संधि है। यहां दो वर्णों में क्या होगा? समझौता होगा। दो वर्णों में क्या होगा? मेल होगा। वहां दो पक्षों में हो रहा है, पक्ष यहां भी दो होंगे, लेकिन जो दोनों तरफ से जो पक्ष होंगे वो वर्ण के होंगे। जैसे राजा महाराजाओं में संधि हो रही है तो वहां तो दो राजा होंगे, यहां दो क्या होंगे? यहां दो वर्ण होंगे, जिनमें की आपस में क्या होगा? समझौता होगा। जिनमें की आपस में क्या होगी? संधि होगी। तो उसे अपन क्या, और उसके बाद में जो अपन ये कहें कि निष्कर्ष निकलेगा, जब दो वर्णों का मेल हुआ और मेल होने के बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा उसे ही तो संधि नाम देंगे, या समझौता हो गया। कोई बिना निष्कर्ष के तो कोई समझौता हो नहीं सकता। जब निष्कर्ष निकलेगा तभी उसका क्या होगा? समझौता होगा। तो उस निष्कर्ष को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। दो भाई आपस में लड़ते हैं, कुछ दिन तक वो बोलते नहीं है, लेकिन फिर उनमें समझौता होता है, आपस में बोलने लग जाते हैं, संधि होती है उनमें। दो मित्र हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर वो वापस बैठने लगते हैं क्योंकि उनमें समझौता हो जाता है, संधि हो जाती है। तो देखो, संधि की परिभाषा को देखें, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से
उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और आप इसमें दो या दो से अधिक न ध्यान रखकर आप केवल इतना ध्यान रखें, दो वर्णों के अधिक को छोड़ो, आप केवल ये ध्यान रखो, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्यों जी? अब देखो, इसमें आपके सामने सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। अपन सरल सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, कठिन उदाहरण भी रखेंगे। जैसे विद्यालय है, अब विद्यालय आ रहा है तो अपन ने परिभाषा में क्या लिखा? दो वर्णों के मेल, दो वर्णों का मेल, इसका मतलब यहां से मेल होगा और यहां से मेल होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि संधि में दो पद होते हैं, संधि में दो पद होते हैं। एक प्रथम पद तथा दूसरा द्वितीय पद। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं संधि में। एक तो प्रथम पद, ये तो है प्रथम पद, एक द्वितीय पद, ये कौन सा पद है? द्वितीय पद है। सरल उदाहरण से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, दो पद है, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद। अब आगे की क्या प्रोसेस होती है? आगे की प्रोसेस होती है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण लिया जाता है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण लिया जाता है। इन दो में ही संधि होगी, ये ध्यान रखना हमेशा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में क्या होगी? संधि होगी। क्या कहा मैंने? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो देखो मैंने लिखा, यानी संधि करते समय अपन जब संधि करते हैं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये होगा। देखो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, एक एक जो लाइन लिख रहा हूं उसको मैं समझा रहा हूं आपको। क्या लिखा मैंने? प्रथम पद का अंतिम वर्ण। भाई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहां से लिया जाएगा, यहीं से संधि होगी, यहां से संधि नहीं हो सकती। फिर लिखा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये जो द्वितीय पद है इसका ये जो प्रथम वर्ण है यहीं से संधि होगी, यहां से संधि नहीं हो सकती। हमेशा ये बात, तो चाहे स्वर संधि पढ़ रहे हो आप, व्यंजन संधि पढ़ रहे हो, विसर्ग संधि पढ़ रहे हो, सभी पे लागू होगी। क्या बात लागू होगी? प्रथम पद का लिया जाएगा अंतिम वर्ण और दूसरे पद का लिया जाएगा प्रथम वर्ण। कैसे लिया जाता है ये देखो, इसको भी समझो। देखो, अपन ने देखा कि आपके सामने कोई भी उदाहरण है, उस उदाहरण में दो पद होंगे संधि में, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। प्रथम पद का कौन सा वर्ण लेंगे? अंतिम वर्ण लेंगे। दूसरे पद का या द्वितीय पद का क्या लेंगे? प्रथम वर्ण। इसका मतलब यहां से विकार होगा और यहां से विकार होगा। अब क्या विकार होगा? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें जो स्वर दे रखा है उस स्वर को बाहर निकालो। जो भी स्वर दे रखा है उस स्वर को बाहर निकालो। अभी मैं केवल आपको संधि के बारे में समझा रहा हूं। संधि से संबंधित जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है वो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन संधि की प्रारंभिक जानकारी कि इसमें होता क्या है,
किस प्रकार से वर्णों का मेल होता है, किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है, जो ट्रिक है संधि की वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यानी यहां विकार, यहां जो स्वर है उस स्वर को बाहर निकाल दो। स्वर को बाहर निकालने का मतलब है, देखो विद्या जो है, मैं इस विद्या को ऐसे लिख सकता हूं और प्लस आलय लिख सकता हूं। सीधा तरीका भी बताया जाएगा आपको जब अपन आगे जैसे स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। यहां एक समझा रहा हूं मैं को आपको कि संधि होती क्या है। यहां से विकार करना है और यहां से, इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा, बाहर आ निकलेगा। और यहां स्वर क्या है, आ है। कौन सा स्वर है, आ है। अब आपके दिमाग में एक याद आ रहा होगा कि जब भी आ प्लस आ होगा, जब भी आ प्लस आ होगा तो इन दोनों वर्णों का जब मेल होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, आ होता है। यानी कहने का मतलब जब भी आपके सामने आ प्लस आ जाए, ये भाई देखो धन चिन्ह होता है लेकिन जल्दी में प्लस का चिन्ह बोला जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से इसको धन चिन्ह बोला जाता है। आ धन चिन्ह आ, तो जब इन दोनों का विकार हुआ तो क्या आ गया, आ गया। अब यानी अर्थ ये हुआ कि ये स्थिति आपके सामने जहां भी आ जाए, ये वाली स्थिति जहां भी आ जाए, इन दोनों के स्थान पे आपको ये रखना है, इन दोनों के स्थान पे आपको क्या रखना है, आ रखना है। बोलो यहां ये वाली स्थिति आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसके स्थान पे आप क्या रख देंगे, आ को रख देंगे, यानी इसके स्थान पे क्या रखा जाएगा, आ रखा जाएगा। करो आगे, वी द ये में से आ को बाहर निकाला था तो हलंत लगाएंगे इसके नीचे, और यहां क्या है, आ, तो ये तो आपने यहां ले लिया था। अब आ प्लस आ, देखो अब अपन को ये वाला लिखना है, लेकिन ये किस में बदल गया, आ में बदल गया। ये लो जी, यहां क्या बच गया, ले बच गया। आ की ध्वनि को किस में शामिल कर दोगे, ये में शामिल कर दोगे तो क्या बन गया, विद्यालय बन गया। इस प्रकार से देखो वर्ण में क्या हुआ, मेल हुआ, आ और आ में मेल हुआ और एक नया विकार उत्पन्न हुआ, क्या, आ का विकार उत्पन्न हुआ। तो ये जो विकार उत्पन्न हुआ है ये क्या है, संधि है। ये क्या है, संधि है। इसके बाद में देखो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। पहले तो कहे कि किसे कहेंगे संधि विच्छेद। संधि युक्त पद को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। मैंने यहां लिया संधि युक्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया। मैंने यहां संधि युक्त काम में क्यों लिया, भाई ऐसे तो हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, क्या सभी शब्दों में संधि हो जाएगी, नहीं, सभी शब्दों में संधि नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने यहां काम में लिया संधि युक्त पद। संधि युक्त पद को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो ही क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। कैसे, उसको देखो। देखो आपके सामने उदाहरण है, जैसे मैंने उदाहरण लिखा लाभालाभ, ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। अब ये संधि युक्त पद है, ये क्या है, एक संधि युक्त पद है। मैंने परिभाषा में क्या बोला, संधि युक्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया। ये संधि युक्त पद है, इसको अलग अलग कर दे, इसको दो पदों में विभाजित कर दे तो वही क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। लेकिन अब बात आती है कि कहां से करें इसको, कहां से दो पदों में बांटे इसको, कहां से इसके टुकड़े करें। अब इसको देखने के लिए देखो मित्रों, यहां आ की ध्वनि आ रही है, यहां भी आ की ध्वनि आ रही है और यहां भी आ की ध्वनि आ रही है। तीन जगह आ की ध्वनि आ रही है और आपको पता है जहां आ की ध्वनि है वहीं से इसके टुकड़े होंगे। आ की ध्वनि से कैसे टुकड़े हो रहे हैं ये अभी आगे अपन पूरी संधि पढ़ेंगे, तब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये तो एक बार अपन संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, उसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसकी प्रारंभिक जानकारी ग्रहण कर रहे हैं।
अब आपको पता है कि ये आ से विभाग, यानी जहां आ दे रखा है वहां से इसके टुकड़े होंगे, लेकिन अब आ भी जो दे रखा है वो 3 जगह आ रहा है। यहां आ है, यहां से टुकड़े करें, या यहां वाले आ से टुकड़े करें, या यहां वाले आ से टुकड़े करें। इसको पहचानना पड़ेगा आपको कि आ के टुकड़े कहां से करें। तो देखो, इसके लिए सीधा सीधा तरीका है कि जब आप शब्द को अलग कर रहे हो, इसको यहां से अलग कर रहे हो, तो ला भा लाभ शुद्ध नहीं बन रहा है। अब देखो, यदि आप यहां से अलग करेंगे लाभा, अब आपको आभास हो गया कि हाँ लाभ शुद्ध बन जाएगा। इसका मतलब यहां से टुकड़े होंगे ना, यहां से सही बनेगा। तो यहां से कैसे सही बनेगा, करो देखो, आपने पहचान लिया कि इसमें यहां संधि है, तो यहां संधि है। जहां आपने संधि पहचानी, जिसके कारण आपने संधि पहचानी, उस स्वर को बाहर निकालो। आपने आ के कारण संधि पहचानी, तो इस आ को क्या करो, बाहर निकाल लो, और बाकी को ऐसा कैसा रख दो। ठीक है भाई, अभी मैंने आपके सामने एक स्थिति रखी थी कि जब आ प्लस आ दिया हुआ हो तब आपको क्या करना है, आ करना है। ठीक है, इसमें देखो एक आता है ए प्लस ए हो तब भी क्या होता है, आ होता है, और जब आ प्लस ए होगा तब भी क्या होगा, आ होगा, और जब ए प्लस आ होगा तब भी क्या होगा, आ होगा। अब यहां अपन को देखो, यहां से टुकड़े होंगे इसके, यहां से, अब यहां से टुकड़े होंगे, इसका मतलब ये जो दिया हुआ है, ये वाला जो दिया हुआ है, इसके स्थान पे ये रखना पड़ेगा। जब अपन संधि करते हैं तब अपने सामने ये वाली स्थिति दी हुई होती है। ध्यान से सुनो, जब अपन संधि करते हैं तब ये वाली स्थिति दी हुई होती है, ये वाली स्थिति रखनी पड़ती है। अब अपन क्या कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, ये वाली स्थिति होगी और ये वाली स्थिति रखनी पड़ेगी आपको। क्यों है ये वाली स्थिति, बोलो आ रहा है इसमें, इधर आई तो है ना। अब ये वाली स्थिति रखनी है, कैसे रखनी है, देखो लाभ, और जहां आ रहा है, आपके सामने 4 स्थितियां हैं। कौन कौन सी है 4 स्थितियां, एक तो ए आ प्लस ए आ प्लस, वो सॉरी प्लस नहीं, अब आ के स्थान पे तो ए आ प्लस ए आ उतार दिया, लेकिन आगे ये बच गया ना लाभ, तो इस लाभ को भी ऐसा कैसा उतार दो, इस लाभ को भी ऐसा कैसा उतार दो। ये लो जी, लाभ को ऐसा कैसा उतार दिया। अब देखो यहां आ के स्थान पे आपने, यानी इस आ के स्थान पे ये वाली स्थिति लिया है, और 4 स्थितियां थी, चारों को आपने एक साथ उतार दिया। क्यों, क्योंकि देखो आ ए, प्लस से पहले ए आ है, प्लस के बाद में भी ए आ है, कोई तीसरा वर्ण नहीं है। अब देखो एक बार ए को शामिल करो इधर, तो एक तो लाभ बन जाएगा, एक बार आ को शामिल करो लाभा बन जाएगा, प्लस इधर एक बार ए को शामिल करोगे अलाभ हो जाएगा, और एक बार आ को शामिल करोगे तो आलाभ हो जाएगा। अब आपको यह देखना है कि शुद्ध क्या है इसमें, तो बोलो लाभ होता है या लाभा होता है। आपको पता है कि शुद्ध क्या होता है, लाभ होता है, प्लस आलाभ होता है या अलाभ होता है, अलाभ होता है, आलाभ नहीं होता है। तो यहां से क्या ले लेंगे, अलाभ, और ये क्या बन गया, संधि विच्छेद हो गया। ये क्या हो गया, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद अपन पढ़ रहे हैं, संधि युक्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। संधि युक्त पद क्या था, लाभालाभ एक संधि युक्त पद था, इसको अपन ने क्या किया, अलग अलग कर दिया, इस प्रकार से अलग अलग कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संधि विच्छेद। क्या कहलाती है, संधि विच्छेद। ये तो थी संधि से संबंधित प्रारंभिक जानकारी। जैसे और देख लें, आपके सामने उदाहरण है
सचित। अब आपको इसका संधि विच्छेद करना है। यह संधि युक्त पद है और संधि विच्छेद करना है, इसका मतलब आपको इसको यहां अलग अलग करना है। आपको दो भागों में बांटना है। इसको कितने भागों में बांटना है? दो भागों में बांटना है। दो भागों में कैसे बांटेंगे? देखो, दो भागों में भाई आपको पता है कि यह संधि युक्त पद है। दो भागों में बांटेंगे। कहां से इसमें संधि विच्छेद यानी कहां से इसमें संधि करेंगे, यह आपको खुद को देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? आगे नियम देखेंगे, वहां नियम देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां देखो, जिस भी वर्ण में ये वाली स्थिति आ रही है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी वर्ण किसी भी शब्द में ये वाली स्थिति आ रही है तो हमेशा ध्यान रखना जो आधा च दिया हुआ है उसके स्थान पे तय कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। ये नियम है, ये अभी आगे पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल सरल तरीके में बताया जाएगा। एक यहां तो अपन संधि विच्छेद को समझ रहे हैं, नियम अभी मैंने प्रारंभ नहीं किए, संधि की प्रारंभिक जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। तो देखो, आपको पता है कि यहां से टुकड़े होंगे। इसके क्या टुकड़े होंगे? जो च दे रखा है उसको तय में बदल दो, तो सत प्लस चित्त, ये लो जी संधि विच्छेद हो गया। गुरुजी कैसे किया? भैया आगे नियम पढ़ेंगे, लेकिन ये एक क्या था? संधि युक्त पद था। क्या था? संधि युक्त पद था। संधि युक्त पद को अलग अलग कर दिया अपने, सत प्लस चित्त में विभाजित कर दिया। तो ये जो सत प्लस चित्त में विभाजित किया है, यही क्या है? संधि विच्छेद है। इसके बाद में देखो मित्रों, संधि के प्रकार, यहां से प्रारंभ होगा आपका संधि प्रकरण। अभी तक केवल संधि की एक प्रारंभिक जानकारी थी कि संधि क्या होती है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, ये प्रारंभिक जानकारी थी। अब देखो यहां संधि के प्रकार। मित्रों ध्यान रखना, संधि के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार जो आता है वो स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा जो प्रकार आता है वो है व्यंजन संधि। तीसरा जो प्रकार आता है वो है विसर्ग संधि। 3 प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो स्वर संधि है, दूसरा प्रकार जो है वो व्यंजन संधि है, तीसरा प्रकार जो है वो विसर्ग संधि है। अब ये क्या होती है मित्रों? देखो, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, और इसके बाद में जो बने वो भी स्वर बने, हमेशा स्वर संधि होगी, दूसरी संधि नहीं होगी। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में ध्यान रखना, स्वर व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, प्लस यहां भी स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन। अब आप कह सकते हैं कि सर इसमें भी स्वर प्लस स्वर संधि हो रही है, तो यहां भी स्वर प्लस स्वर आ जाएगा। तो यहां ये ध्यान रखना है, यदि इधर स्वर आ रहा है तो यहां क्या आता है? व्यंजन आता है। दोनों में भी स्वर के आने की जो अपन ये कहें कि किस प्रकार से स्वर व्यंजन आता है वो देखो, यहां जो स्वर है तो इसके बाद में यहां व्यंजन वर्ण आएगा, स्वर वर्ण नहीं आएगा। अगर इधर स्वर आ रहा है तो इधर क्या आएगा? व्यंजन वर्ण आएगा। अगर इधर जैसे मान लीजिए स्वर आ रहा है तो इधर क्या आएगा? व्यंजन वर्ण आएगा। दोनों तरफ असम्मान आएंगे, सम्मान कहीं भी नहीं आएंगे। यदि दोनों सम्मान ही आएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। विसर्ग में देखो, विसर्ग में होगा, विसर्ग होगी और विसर्ग के बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है।
ऐसी स्थिति तीनों संधियों में होती है। अब तीनों को एक बार सबसे पहले लेंगे स्वर संधि, उसके बाद में लेंगे व्यंजन संधि और उसके बाद में लेंगे विसर्ग संधि। सबसे पहली जो संधि है वो कौन सी है? स्वर संधि। स्वर संधि। देखो स्वर संधि मैंने अभी आपको बताया स्वर प्लस स्वर, लेकिन इस स्वर प्लस स्वर में भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? यहां वाला जो स्वर है ये कभी भी अकेला नहीं आएगा। यहां वाला जो स्वर है ये हमेशा व्यंजन के साथ में होगा, व्यंजन के साथ। लेकिन यहां वाला जो स्वर है वो अकेला आएगा, अकेला स्वर आएगा। मैंने क्या बताया? स्वर प्लस स्वर है। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर होता है, लेकिन यहां जो स्वर है वो स्वर व्यंजन के साथ में होगा और यहां वाला जो स्वर होगा वो क्या होगा? अकेला होगा। कैसे? देखो मैंने आपके सामने उदाहरण रखा, जैसे परमाणु प्लस अस्तर, यह उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। अब यहां देखो, यहां जो स्वर आ रहा है, यहां जो स्वर है, इसमें जो स्वर है वो व्यंजन के साथ में है या नहीं है? टैव रख के पंचम वर्ण के साथ में है या नहीं है? ऊ जो स्वर है वो टैव रख के पंचम वर्ण के साथ में है, जबकि यहां जो स्वर है वो अकेला आ रहा है, व्यंजन के साथ में नहीं है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं व्यंजन के साथ में नहीं, व्यंजन के साथ नहीं। जब भी ऐसी स्थिति दिखाई दे जाए आपको, चाहे कैसा भी संधि विच्छेद किया हुआ उदाहरण हो, आपसे पूछ ले निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है, संधि विच्छेद किया हुआ है, उसके आगे मूल शब्द भी लिखा हुआ है, संधि युक्त पद भी लिखा हुआ है। अब आपको संधि विच्छेद के द्वारा ही पहचान लेना है कि इसमें तो स्वर संधि है, क्योंकि यहां व्यंजन के साथ में स्वर होगा, यहां जो स्वर होगा वो अपने मूल स्वरूप में होगा। ऐसी स्थिति बाकी किसी संधि में नहीं होती है। न तो व्यंजन संधि में ऐसी स्थिति होती है, न ही विसर्ग संधि में ऐसी स्थिति होती है। यह स्थिति केवल स्वर संधि में ही होती है। तो जब आपको मूल शब्द में पहचानना नहीं आ रहा कि इसमें कौन सी संधि है, लेकिन अगर आपने यह ध्यान रख लिया कि यहां वाला स्वर तो व्यंजन के साथ में आएगा और यह मूल स्वरूप में आएगा, वो स्वर संधि होती है, तो आप उस संधि युक्त पद को भी पहचान सकते हैं, संधि युक्त पद को भी पहचान सकते हैं। जैसे देखो मेरे सामने एक उदाहरण है, मैंने लिखा दिवस प्लस अवसान और बराबर में मैंने रख दिया दिवसावसान, ये रख दिया मैंने। अब आप इसके द्वारा तो नहीं पहचान पा रहे हैं, वैसे इसके द्वारा भी पहचाना जा सकता है, क्योंकि आ की ध्वनि आ रही है और आ की जो ध्वनि आती है वो केवल और केवल किस में आती है? स्वर संधि में आती है। लेकिन आपको ये नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि यहां जो स्वर है वो व्यंजन के साथ में आएगा और यहां जो स्वर है वो हमेशा अपने मूल स्वरूप में आएगा, अर्थात स्वर अकेला आएगा, व्यंजन के साथ में नहीं आएगा। जब ऐसी स्थिति हो, ये वाली स्थिति हो, जब ये वाली स्थिति हो, यहां जो स्वर है, यहां जो स्वर है वो किसके साथ में हो? व्यंजन के साथ में, व्यंजन के साथ। और यहां जो स्वर है ये क्या हो? मूल स्वरूप में हो, अर्थात अपन कह सकते हैं व्यंजन के साथ में नहीं हो, व्यंजन के साथ में नहीं, साथ में नहीं हो।
हमेशा सवर संधि होगी। हमेशा कौन सी संधि होगी? सवर संधि होगी। यह सवर संधि को पहचानने का तरीका है। चाहे आप किसी भी सवर संधि को पहचान रहे हो, दीर्घ सवर संधि को पहचान रहे हो, गुण को पहचान रहे हो, वृद्धि को पहचान रहे हो, यण को पहचान रहे हो या अयादि को पहचान रहे हो, किसी को भी पहचान रहे हो, यह स्थिति आपको याद रखनी है। जैसे देखो, मैंने उदाहरण लिया सत्य प्लस आनंद, और इतने में पूछ रहा हूं क्या ये व्यंजन संधि सवर संधि का उदाहरण है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अरे भाई, यहां तो सवर मूल स्वरूप में आ रहा है, लेकिन यहां जो सवर है वो व्यंजन ही आ रहा है, यहां तो सवर आ ही नहीं रहा है। जबकि सवर संधि में क्या होता है? व्यंजन के साथ में सवर आता है। व्यंजन के साथ में क्या आता है? सवर आता है। तब यहां हलंत लगी हुई है, इस कारण से इसमें सवर संधि नहीं है। जैसे देखो, मैंने आपके सामने लिखा द्वि प्लस अर्थी, आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें सवर संधि है। क्यों? क्योंकि यहां वाला जो सवर है वो व्यंजन के साथ में है, और यहां वाला जो सवर है वो अकेला आ रहा है। और ऐसी स्थिति किसमें होती है? सवर संधि में होती है। ऐसी स्थिति किसमें होती है? सवर संधि में होती है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा तपय प्लस बल, ये तो हो ही नहीं सकता सवर संधि का। क्यों? यहां तो विसर्ग आ रही है, और विसर्ग केवल सवर विसर्ग संधि में आती है। सवर संधि में विसर्ग का प्रयोग कहीं भी नहीं होता है। तो ये तो तरीका था सवर संधि को जब संधि विच्छेद दिया हुआ हो तब पहचानने का तरीका। जब क्या दिया हुआ हो? संधि विच्छेद दिया हुआ हो। अब अपने सामने है संधि युक्त पद दिया हुआ हो, तब कैसे पहचाने? ये अपन आगे प्रत्येक संधि को पढ़ेंगे, तब उसके साथ में अपन पढ़ते चलेंगे। अब जो सवर संधि पढ़ रहे हैं, तो देखो सवर तो 11 सवर है, इसका मतलब उन्हीं 11 सवरों में संधि होगी। कोई सवर प्लस से पहले, कोई सवर प्लस के बाद में। प्लस से पहले वाला होगा वो व्यंजन के साथ में होगा। तो 11 सवरों को मिलाकर जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? सवर संधि होती है। अब इसमें देखो, सवर संधि जो है, सवर संधि, इसकी परिभाषा क्या हुई? भाई परिभाषा भी तो अपन को पढ़नी है कि सवर संधि की परिभाषा क्या है। अपन ने क्या लिखा? अपन ने लिखा सवर प्लस सवर। क्या लिखा? सवर प्लस सवर, यानी दोनों तरफ क्या होगा? सवर होगा। और जब अपन संधि की परिभाषा पढ़ते हैं तो अपन क्या पढ़ते हैं? वर्ण प्लस वर्ण। संधि की परिभाषा में क्या करते हैं? दो वर्णों का मेल, और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहां वर्ण नहीं है, दोनों क्या है? सवर है। इसका मतलब दो सवरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, इस विकार को क्या कहेंगे? सवर संधि कहेंगे। इस विकार को क्या कहेंगे? सवर संधि कहेंगे। तो परिभाषा क्या बनी? देखो परिभाषा, दो सवरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, दो सवरों के मेल हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, इस विकार को क्या कहा? सवर संधि। तो दो सवरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को सवर संधि कहते हैं। उस विकार को क्या कहते हैं? सवर संधि कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण के द्वारा समझे इसको कि दो
स्वरों के मेल से जो विकार बनता है वो कैसा विकार बनता है, किस प्रकार से विकार बनता है। देखें आपके सामने है, जैसे अपन लिख रहे हैं दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, जैसे आपके सामने उदाहरण है, सरल सा उदाहरण लेता हूं मैं, करम प्लस अंक, करम प्लस अंक। अब इस उदाहरण में आपको पहचानना था कि कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। विसर्ग हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि प्रथम पद के साथ में विसर्ग नहीं है। दो प्रायिकता आपके पास में बची, स्वर संधि की और व्यंजन संधि की। अब देखो, मैंने कहा था यहां जो स्वर होगा वो व्यंजन के साथ में होगा, यहां जो स्वर होगा वो अकेला आएगा। बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब कौन सी संधि है? स्वर संधि है। इसका मतलब कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अब संधि कैसे करें? ये तो संधि विच्छेद दिया हुआ है अपन को। अब इसका अपन संधि विच्छेद दिया हुआ है तो इसकी संधि कैसे करें? संधि कैसे करेंगे? देखो, अभी मैंने बताया संधि में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद। एक प्रथम पद है और दूसरा क्या है? द्वितीय पद है। प्रथम पद का कौन सा वर्ण लिया जाता है? अंतिम वर्ण लिया जाता है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण लिया जाता है। तो यहां से देखो क्या बाहर निकलेगा? क्रम में से ए बाहर निकल जाएगा, प्लस इधर क्या है? ए है, ए प्लस है, यानी इन दो वर्णों में मेल होगा, इन दो स्वरों में मेल होगा और इन दो स्वरों में मेल होकर क्या बनेगा? आ बनेगा। गुरुजी ये कैसे बना? ये अभी आगे अपन स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे ना, तब पूरा समझ में आ जाएगा। यहां तो केवल अपन ये देख रहे हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। आगे स्वर संधि के 5 भेद पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपको पता पड़ जाएगा कि ए प्लस ए कहां से आया। अब यहां देखो, कह रहे मैं ऐसा कैसा उतार दिया। अब इन दोनों को उतारना था, लेकिन ये दोनों किस में बदल चुके हैं? आ में बदल चुके हैं। ये क्या हो चुका है? आ हो चुका है। अब आ को मैं शामिल कर दो, आ को मैं शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कर्मांक बन जाएगा। ये लो जी, संधि हो गई स्वर संधि। क्या हो गई? स्वर संधि। तो अपने स्वर संधि में पढ़ा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों में मेल हो रहा है, देख लो, ए प्लस ए में मेल हुआ और नया विकार क्या आया? आ आया। और इस आ को ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। यहां भी देखो, मैंने बताया था यहां जो स्वर होगा व्यंजन के साथ में होगा, यहां जो स्वर होगा वो अकेला होगा, और ऐसी स्थिति में संधि कौन सी होती है? स्वर संधि होती है। अब इसके बाद में मित्रों अपन स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे और उसके बाद में यण, अयादि, गुण और वृद्धि, वो देखेंगे मित्रों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।